नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। अपना दल के प्रदेश सचिव रह चुके डीएम सिंह गहरवार ने राजनीतिक पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टियां सांप और शीर्ष नेतृत्व मछुआरे की तरह होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्टियां 20 रुपए में अपने झंडे तक बेच देती हैं, ऐसी पार्टी में किस प्रकार की स्वतंत्रता मिल सकती है। भदोही में जिला अस्पताल को लेकर जल्द ही 1 लाख से अधिक लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और उसके बाद आमरण अनशन पर बैठूंगा। साथ जुड़ चुके हैं एक खास मेहमान डीएम सिंह गहरवार जी, जो कि इस समय युवाओं के प्रेरणा स्रोत और इनका एक खास मुहिम चल रहा है इस समय प्रत्येक गांव में जाकर बुजुर्गों का सम्मान करना, क्योंकि कोई भी वास्तव में जो व्यक्ति होता है वो तभी फलीभूत हो सकता है जब उसे युवाओं का स्नेह प्यार के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो कि इस समय इनका एक नारा है कि न डंडा है न झंडा है, सिर्फ विकास का एजेंडा है। तो सर, हम इस नारे के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगा कि आपने ऐसा नारा दिया कि न झंडा है न डंडा है, सिर्फ विकास का एजेंडा है। और साथ ही एक और बड़ी बात कि आपका एक और नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ कि युवा चला युग परिवर्तन की ओर। जी सर। देखिए भाई साहब, सर्वप्रथम आपके न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं और बताना चाहता हूं कि मैं भी झंडा डंडा लेकर के राजनीति किया हूं जनपद में। तो डंडा झंडा के राजनीति से कहीं न कहीं व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है वो बाध्य होती है। और पार्टी छोड़ने के उपरांत, पद छोड़ने के उपरांत, ये मेरा नारा बहुत पुराना है, छात्र संघ का ही। छात्र संघ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब मैं प्रतिभाग किया, वहाँ सीएमपी कॉलेज से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जब हुआ तो विद्यार्थी परिषद से टिकट के लिए मैं आवेदन किया, लेकिन आर्थिक बैकग्राउंड न होने के कारण मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन सूत्रों के माध्यम से ये भी सुनने को मिला कि सीएमपी कॉलेज में आप छात्र संघ का चुनाव जीत गए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वहाँ पे आपको जीत होता है, हार होता है। राजनीतिक दबाव तो हर सरकार का ही होता है। मैं हार को स्वीकार किया था, फिर भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहा वहाँ, हारने के बावजूद भी। मैं बताऊं, फिर वहाँ से मैं चुनाव जब लड़ना चालू किया तो जब विद्यार्थी परिषद ने टिकट नहीं दिया तो भी मैं उसी समय नारा निकाला था कि न डंडा है न झंडा है, शिक्षा का एजेंडा है। ये एजेंडे के साथ मैं छात्र संघ से चालू किया। फिर वो एजेंडा मेरा थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, इसलिए कि हो सकता है कि चूंकि राजनीति में कदम रखने के लिए लोगों की ये मानसिकता होती है कि किसी दल की राजनीति करनी होगी। दल की राजनीति करने के लिए मैं भी पूर्वाग्रह से ग्रसित था। दल की राजनीति को ज्वाइन किया और दल की राजनीति को बृहद स्तर पर करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उस पार्टी का दामन मैंने थामा जिसका जो ऊसर भूमि था उसको मैंने उपजाऊ बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया। किंतु पार्टियाँ जो होती हैं वो एक सर्प के समान होती हैं। और पार्टियां सर्प में इसलिए कहा कि सर्प अपने ही अंडे को खाते हैं। पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं को ही खाते हैं, चूसते हैं, शोषण करते हैं। शोषणोपरांत जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आपको बाइकाट कर देते हैं। बात जब जनप्रतिनिधि बनने की आती है पार्टियों के सामने, तो जो जिंदाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद का नारा लगाया होता है कार्यकर्ता, टिकट उसको नहीं मिलता। टिकट मिलता किसको है? जो बाजारू राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो व्यापारी हैं, उनको दूर से आए, खरीद लिए, टिकट मिल गया। भाई, आपका जनपद भदोही इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैं किसी व्यक्तिगत राजनेता के ऊपर तंज नहीं कस रहा हूं, न तो किसी व्यक्ति माने विशेष पार्टी को। तो यदि हम किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं तभी कोई यहाँ आकर के शासन करने के लिए मजबूर हो रहा है। और भदोही का इतिहास रहा है, हम अन्य लोगों पर, बाहरियों पर ज्यादा भरोसा किए हैं। जैसे वीरेंद्र सिंह सांसद जो भी हो, दीनानाथ भास्कर है, इनका घर चंदौली है। भदोही की जनता अच्छी तरह जानती है। डंडा झंडा न रहने की राजनीति में इसीलिए चालू किया कि व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता मिले, व्यक्तित्व को प्राथमिकता मिले और कर्म करने वाले नेता को प्राथमिकता मिले जो कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। क्या भदोही में ऐसा चेहरा नहीं बचा है जिसपे कि पार्टी अपना विश्वास दिखा सके? बाहरी लोगों को क्यों टिकट मिलता है सर?
जाति इसके समीकरण, पीछे क्या कारण है? जातीय समीकरण सेट करने के लिए मैंने कहा ना, पार्टियां सर्प के समान हैं, तो इसमें तो पूरा इंक्लूड हो गया। क्या यहाँ पे वो जातियां नहीं है जो इस समय विधायक या सांसद, क्या ये जातियां जनपद भदोही से विलुप्त हो गई थी? विलुप्त नहीं हो गई हैं। पार्टियां जैसे पार्टियां कार्यकर्ता बनाती हैं, नेता नहीं बनाती। पार्टियां नेता बना बनाया स्वीकार करती हैं, है ना। और सत्ताधारी दल तो विशेष कर कि हमें बना बनाया नेता मिले, हमें कार्यकर्ता को, तो कार्यकर्ता तो हमारा झंडा ढोएगा, उसकी मजबूरी है, किसी कीमत पे वो ढोएगा ही, वो कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन हम अन्य किसी से अगर लेंगे, अन्य किसी पार्टी के नेता को लेंगे, तो बना बनाया पका पकाया नेता मुझे मिलेगा और उसे हम बना देंगे। इस वजह से यहाँ लोग स्वीकार नहीं कर पाते अपने लोगों को। अभी सर एक फिल्म आई थी सुपर 30, जिसमें कि एक डायलॉग बोला गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं होता, राजा वो बनेगा जिसके अंदर टैलेंट होगा। तो क्या ये राजनीति में ऐसा नहीं होता है सर? ऐसा ही होता है। अगर ऐसा न होता तो देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है, लेकिन जमीन पर नहीं हो रहा है, वो दिखावे में हो रहा है। तो फिर आखिर कार्यकर्ताओं को क्यों टिकट नहीं मिलता, जो इतना मेहनत करते हैं, जो पार्टी का झंडा ढोते हैं? इसलिए चूंकि एक मछुआरा होता है, नेता मछुआरे टाइप के होते हैं जी, और पार्टियां भी हम कह सकते हैं, पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जो करता है वो मछुआरा होता है। मछुआरा अगर 10 मछली एक जाल में फंसा करके मार लेता है और मारने के बाद जब अपने कपाट में रख लेता है वो मछुआरा, तो ये सोचता है कि मैं फिर से जाल नदी में फेंकूं, और उस मछली की चिंता छोड़ देता है जो मछली उसके कपाट में आ गई होती है। दूसरी मछली के लिए जाल पुनः फेंकना चालू कर देता है। उसको तो मछली की तलाश होती है, मछली के विषय में उसको जानकारी नहीं होता कि इसका भविष्य क्या होगा। तो इसी प्रकार से पार्टियां और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मछुआरे टाइप के होते हैं, वो नई मछली को पसंद करते हैं। सर क्या कारण था कि आप अपना दल के प्रदेश सचिव थे और अचानक से आपने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे भी मैं बोल रहा हूं, स्वार्थ की राजनीति। जैसे हमें लगा कि केवल हम सक्सेस हों, है ना, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो केवल ये सोचता है कि उनको प्रोटोकॉल मिल जाए, उनके कार्यकर्ता टहलते रह जाएं। तो कार्यकर्ताओं की राजनीति मैं करता हूं। यहां जनपद भदोही में अगर पार्टी से मैंने जोड़ा तो मैं अपने व्यक्तित्व पर जोड़ा, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के नाम से नहीं जोड़ा मैंने। चूंकि एक भी कार्य अगर हुआ है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैंने कभी नहीं कहा है कि आप पैरवी कर दीजिए। आपका एक बयान भी आया था कि कार्यकर्ताओं से वार्षिक पैसा लेने का दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। बिल्कुल भाई, मैंने कहा ना, आर्थिक फंड, आर्थिक शोषण भी कार्यकर्ताओं का होता है। कार्यकर्ता झंडा भी ढोए, समय भी दे, उसके बाद अरे भैया, फंड भी जमा करें। पार्टी का 20 रुपए का एक झंडा भी खरीद करके मैंने प्रचार किया है जी, समझ रहे हैं? हाँ, तो जो पार्टियां झंडा भी बेचती हों, ऐसे पार्टियों के भरोसे आप राजनीति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने छोड़ दिया। क्या सोचकर सर आपने अपना दल ज्वाइन किया था? पहले उसके सिद्धांतों और बाद के सिद्धांतों में क्या अंतर हुआ जिससे कि आपको ये फैसला लेना पड़ा? इस वजह से मेरी एक विचारधारा शुरू से रही है कि शुरू से ये मेरी विचारधारा रही कि मैं छोटा दल है, सकारात्मक दल है, इस वजह से इस दल को मैं प्रोत्साहित करके बड़ा बना सकता हूं अपनी विचारधारा से, और पार्टी की विचारधारा को सुमेलित करके एक बृहद स्तर पर काम किया जाएगा। किंतु वो भी पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में पड़ गई, इस वजह से पार्टी छोड़ दिया। सर चर्चा का विषय है कि 2022 विधानसभा के चुनाव में भदोही से आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो किसी दल से लड़ेंगे या बिना दल के आप लड़ना चाहते? इस बात को मैं अभी नहीं कहना चाहता हूं। जिस दल की विचारधारा हमारी विचारधारा से सुमेलित होगी, मैं उस दल से चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा निर्दल भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं निर्दल ही चुनाव लड़ूं। हमारे कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि किस दल को प्राथमिकता देते हैं। सर राजनीति तो दल है, हर दल में वही चीजें होंगी, हर दल में कार्यकर्ता झंडा ढोते हैं, लेकिन मजा दूसरा कोई लेता है। तो फिर आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि ये पार्टी अच्छी है या इसका मुझे दामन थामना चाहिए? प्राथमिकता देने की बात है। अगर वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को प्राथमिकता दे रही है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए उस पार्टी को। सर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इसमें सरकार है और तमाम योजनाओं का शिलान्यास
तमाम योजनाएं निकाली जा रही हैं। आप इन योजनाओं से कितना खुश हैं और इन योजनाओं का धरातल स्तर पे आप कितना विस्तृत रूप देख रहे हैं? धरातल पर तो ये योजनाएं शून्य है ना। जिस प्रकार से हम योजनाओं को लॉलीपॉप का रूप दे सकते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता को लुभाने की योजनाएं हैं। सरकार ये चाहती है कि जनता को इसी तरह से मूर्ख बना करके रखा जाए, चाहे वो झोला देना हो, चाहे वो सिलेंडर देना हो, चाहे जो भी देना हो, तो मूर्ख बनाने का एक काम किया जा रहा है। झोला देने का मतलब मैं नहीं समझा। अभी अन्न महोत्सव था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चली है उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त को, तो उसमें 5-5 किलो राशन अंत्योदय वाले को दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि वो राशन अलग से थोड़ी मिला, वो राशन जो हर महीने उस गरीब को मिल रहा था उसी राशन को उसको दिया गया, बट एक झोले में दिया गया जिसमें 5 किलो राशन के बराबर मोदी जी की फोटो उससे ज्यादा बड़ी लगी थी उस झोले में। लेकिन वो झोला दे करके हम तो फकीर हैं जी, झोला लेके निकल लेंगे, मोदी जी का भाषण रहा है, तो फकीर पूरी जनता को बनाने पर तुल गई है भाजपा सरकार। ये कहना चाहता राशन वही राशन जो हर महीने मिलता था वो दिखावा करके। सिर्फ एक चीज और जान लीजिए, उस अन्न महोत्सव को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में, उस सरकार में हर कोटेदार 5,000 का माला खरीदा, 3,000 का टेंट लगवाया, 2,000 का माइक साउंड लगवाया, है ना, मिठाई नाश्ता चाय कराया, नेता को बुलाया कुर्सी मेज लगा करके, यानी टोटल एक कोटेदार का खर्च 15 से 20,000 रुपए हुआ। और उस गांव, उस कोटे के अंतर्गत अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो 5 किलो का राशन वितरण हुआ है 100 से 50 लोगों के बीच। अब 5-5 किलो राशन अगर देख लिया जाए तो लगभग 5 कुंटल राशन एक गांव में बटा है, और 5 कुंटल राशन का दाम देख लिया जाए तो 5 कुंटल राशन का दाम 10,000 रुपए मैक्सिमम होता है प्राइवेट दाम से, जो प्राइवेट होता है। लेकिन सरकारी दाम 1 रुपए से अगर देखा जाए तो 5,000 रुपए होगा, 1,000 रुपए होगा। राशन बटा 10,000 का दिखावा हुआ 20,000 का। ये सोचिए, ये आपकी सरकार की योजना है, ये सिस्टम है। दिखावा हम ज्यादा करेंगे, काम हम कम करेंगे, ये सरकार की मानसिकता है। तो 2022 का जो चुनाव आपके माइंड में सेट है, तो किन चीज़ों को लेकर आपको जनता के बीच आएंगे? आपके क्या विकास के एजेंडे होंगे प्राथमिक स्तर पर? और जैसा कि जनपद में एक जिला अस्पताल की मुहिम कई लोगों ने छेड़ा था, तो क्या ये आपके प्राथमिक मुद्दे में होगा कि अगर हम जनपद निधि बनते हैं भदोही से, तो यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है 100 सैया का, उसको बनाया जाए, प्लस जिले में कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जिसके कारण बच्चों को दूर दराज बनारस इलाहाबाद यहाँ से 12 पास करने के बाद तैयारी के लिए जाना पड़ता है, तो ये भी एक जिले की मांग है। देखिए, वादा जनप्रतिनिधि बनने के बाद वाली बात सब कहेंगे। मैं जनप्रतिनिधि बनने के लिए अस्पताल का निर्माण पहले कराने का प्रयास करूंगा। जनप्रतिनिधि बनने के बाद तो हमारा अधिकार और पावर बढ़ जाएगा, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का प्रयास करूंगा। अस्पताल तो मूलभूत आवश्यकता पहले है, इसलिए चुनाव लड़ने से पहले मैं इस पर हस्ताक्षर अभियान चालू कर रहा हूं, और हस्ताक्षर अभियान 1 लाख लोगों का पूरे जिले से लूंगा। ऐसा नहीं कि चुनाव से रिलेटेड केवल एक ब्लॉक, एक विधानसभा का मैं हस्ताक्षर कराऊंगा, पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान कराने के उपरांत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र डीएम को देने के उपरांत मैं अनशन पर बैठूंगा। यदि अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ और जनपद की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हुई, सुधारी नहीं गई, तो मैं आमरण अनशन पे तत्काल बैठ जाऊंगा। और आमरण अनशन वो भी रिजल्ट आने के बाद ही अनशन टूटेगा। किसी के द्वारा जबरदस्ती जूस पिलाए जाने के बाद मैं नहीं उठने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए अस्पताल का मुद्दा तो पहले, जनप्रतिनिधि बनने के बाद मेरे वादा का विषय नहीं है ये कि मैं वादा करता हूं, नहीं, वादा नहीं, पहले काम करूंगा, इसके बाद आपसे मांगूंगा अधिकार से। सर, आपका बीच में जो जन चौपाल चल रहा था गांव-गांव में जाकर, पूरा जनपद उससे बहुत प्रभावित हुआ।
प्रतिनिधि हैं वो कभी हफ्ते में कोई टाइम का निश्चित नहीं रहता कि हम चौपाल लगाएंगे या लोगों से बात करेंगे, कार्यालय में मिलने का कोई समय निश्चित नहीं होता। लेकिन आप गांव-गांव में जाकर पैदल यात्रा करते हैं, चौपाल लगाते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस जनपद का निवासी हूं, इस देश का निवासी हूं। हर जनप्रतिनिधि, हर लीडर का यह कर्तव्य होता है कि आम जनमानस से जुड़े और आम जनमानस का नेतृत्व करे, आम जनमानस की आवाज़ उठाए, वही नेता होता है। जबरदस्ती 9 मीटर का कुर्ता पहन करके कोई लीडर नहीं बनता। लीडर बनने का मतलब आप में नेतृत्व की क्षमता हो, नेतृत्व अधिकार की लड़ाई की हो। आप लड़ेंगे तब। मैं चौपाल लगाया, लगभग 187 गांवों में मैं टहला, पैदल चला, चौपाल लगाया, लोगों की समस्या सुनी। एक गांव में अगर एक भी समस्या समाधान हुआ है तो मैं अपने आप को सफल मानता हूं। मैं मानता हूं कि 99 समस्या का समाधान नहीं कर पाया हूं। क्यों? क्योंकि वी हैव नो पावर, मेरे पास वैधानिक शक्ति नहीं है। लेकिन अगर एक भी समस्या का समाधान हुआ है तो मैं अपने आप को सफल मानता हूं इस विषय के लिए। और चौपाल में इसलिए लगाया, ये जानना चाहता था कि केवल सरकार मंच पर से चिल्ला रही है कि विकास हो रहा है कि जमीन पर भी कुछ हो रहा है। वास्तविकता तो ये है भाई साहब कि जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज के खास मेहमान डीएम सिंह गहरवार जी, जिन्होंने बताया कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब वही कार्यकर्ता एक बड़ा चेहरा बन जाता है तो उसको टिकट न देकर राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए बाहरियों को टिकट दे देती है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जन चौपाल लगाने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि वास्तव में मैं जमीनी हकीकत देखना चाहता था कि सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल मंचों से ही घोषणा करते हैं या उन घोषणाओं का, इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर। भदोही से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।